press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। हम तो उन पुरानी यादों में खोए हुए थे जो बचपने से जुड़ी हुई है, और वो बचपना एक बार चला जाता है फिर दोबारा नहीं आता, बस उसकी यादें रह जाती है। ऐसे ही लेखक भी उन यादों को याद करके खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सारे दिन जो थे वो सपने जैसे लग रहे हैं, है ना। यानी आज मैं आपको कराने जा रही हूँ सपनों के से दिन का शेष भाग, जो क्या क्या याद करके उनकी यादों में वो खोए हुए हैं। सपनों के से दिन। यानी सभी शरारती बच्चे जो उन्हीं के जैसे एक साथ मिलकर स्कूल को ही भूल बैठे हैं, और कुछ पोषक भी हैं जो उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार भी नहीं हैं। सोचते हैं कि स्कूल जाके करना क्या है, आगे चलकर हमारे कामों में वो हमारा साथ देंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे तो किसी पंडित से कुछ अक्षर सिखवाकर, हिसाब किताब सिखवाकर हम उन्हें अपने साथ रख लेंगे, जो कि ऐसी सोच जो है बिल्कुल गलत है। आज के पोषक तो बहुत उत्सुकता से जो है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरे का पूरा सहयोग दे रहे हैं, और उनके सपनों को साकार करना बच्चों आपका काम है। तो यहाँ पर अभी अगली कक्षा में वो यानी प्रमोट हो गए हैं, तो प्रमोट होने के बाद उनको कैसा लगता है, अभी छुट्टियाँ शुरू हुई हैं। जैसे कि छुट्टियों में गृह कार्य दिया जाता है, और स्कूल खुलने के दिन करीब आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तब उन्हें मारपीट का एहसास हो रहा है जो अध्यापक से उन्हें मिलने वाली है। तो सोच रहे हैं कि हम जो पिटाई से बहुत डरा करते थे, लेखक कहते हैं कि लेखक जो है बहुत डरते थे पिटाई से, और उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते हैं जो कि मार खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहादुर साथियों को के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता यानी उनका लीडर हुआ करता था ओमा। यानी अब ये ओमा कौन है, ये देखने में कैसा है, इसकी क्या शरारतें हैं, आइए देखते हैं। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। यह है ओमा की बात। यानी हम सभी उसके बारे में यानी ओमा के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा लड़का कौन हो सकता है, और कोई दूसरा लड़का उस जैसा होगा भी नहीं। इन्हें उसकी बातें को याद करें कि उसके कैसी कैसी वो बातें करता था, कैसी कैसी अपशब्द यानी गालियाँ देता था वो, और मार पिटाई का उसका ढंग भी जो था वो सबसे अलग ही था। इन्हें सब लोग हाथापाई करते, तो ये किस तरीके से मारपीट करता था देखते हैं। और उसकी उसकी सूरत जो है उसका फेस देखने में भी एकदम अलग था। अरे भाई ऐसा क्या हो सकता है जो सबसे अलग हो, जानना चाहेंगे। इन्हें हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी पॉट जो है ना, इतना बड़ा सिर, उसका हेड पार्ट जो है हांडी जैसा बड़ा सिर, फिर उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। यानी ऐसे छोटा सा कद, उसका हाइट भी बिल्कुल कम, और उसका सिर इतना बड़ा ऐसा लगता मानो कि बलिष्ठ के शरीर मतलब छोटा सा कद, छोटा सा हाइट उसका, ठिगने 4 बलिष्ठ 4 फुट का उसका हाइट था। उसके शरीर पर इसका इतना बड़ा सिर ऐसा लगता कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर, इन्हें समझो बिल्ली के बच्चे के सिर पर वाटरमेलन यानी तरबूज रखा गया हो, इस तरह का वो लगता था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, यानी उसके इतने बड़े सिर पर नारियल की सी आँखें, दो इतने बड़े बड़े आँखें जैसे इसके नारियल लगते हैं ना, कोकोनट, इतना बड़ा उसकी आँखें थी, और वो बिल्कुल बंदरिया के बच्चे जैसा लगता था। मंकी का वो बच्चे जैसा उसका चेहरा और भी अजीब लगता था। इन्हें छोटा सा हाइट, इतना बड़ा सिर, और उस पर नारियल जैसी आँखें।
जस्ट इमेजिन करो कि कितना उसका चेहरा अजीब लगता था। लड़ाई वो हाथ पांव नहीं सिर से क्या करता था, जो कि इसके छोटे से हाइट पर इतना बड़ा सिर जो रहता था, वो फाइटिंग जब करता तो हाथों से या पाँव से नहीं बल्कि सीधा सिर से वो मारा करता था। जब सांड की भांति फुकारता, सिर झुकाकर किसी की पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। यानी सांड की भांति जब वो पुकारता हुआ, जैसे कि बैल जो बुल रहता है ना, वो इस तरह से सर झुकाकर उस तरह से पुकारता हुआ किसी के सीने में मार देता या किसी के छाती में मार देता, किसी के पेट पर मार देता, तो जितना भी वो डबल स्ट्रांग हो, ट्रिपल स्ट्रांग वाला लड़का भी क्या होता था, वो दर्द से चिल्लाने लगता था। पीड़ा यानी पेन, पीड़ा यानी दर्द, उसे वो चिल्लाने लगते थे, ऐसा वो सर से मार देता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। मतलब ये लेखक जो है, इन्हें डर लग रहा है कि किसी को मारने से हो किसी की पसली जो रिब रहता है ना बॉडी में, वो कहीं डैमेज ना हो जाए। उसके सिर के टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। इन्हें रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। तो ये शरारतें देखो, ये नटखट शरारत जो लेखक और उनके साथी हुआ करते थे, वो उसका नाम, यानी ओमा का नाम वो रेल बम्बा रख दिया था उन्होंने। उसमें भी शरारत, रेल बम्बा। यानी ओमा का नाम क्या रखा था? ओमा जो कि भयंकर उनका मित्र था, देखने में अजीब था, जिसका सिर कैसा था? हांडी जैसा सिर, यानी हेड, सर हांडी जैसा था, और इसकी आंखें नारियल जैसी। डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाएगा आपको ओमा के बारे में, आंखें नारियल जैसी, बिल्कुल बंदरिया के बच्चे जैसा उसका चेहरा अजीब लगता था, और उन्होंने इसका नाम रेल बम्बा रखा था। रेल बम्बा ओमा का नाम, यानी कोयले से चलने वाली रेल, जो कोयले से चलती है ना, चारकोल, कोयले से चलने वाली ट्रेन जो होती है, उसका इंजन कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, जैसे इसका सर जो है हेड पार्ट वैसा, और वो देखने में बहुत भयानक लगता था। बिल्कुल ओमा को उसको कंपेयर कर रहे हैं। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, यानी लेखक उनका स्कूल जो था वो बहुत ही छोटा सा एक स्कूल था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। यानी लेखक की स्कूल जहाँ पर वो पढ़ते थे, वहाँ पर कमरे कितने थे स्कूल में? 9 कमरे थे। 9 यानी 9 क्लासेस, 9 कमरे, और वो भी अंग्रेज़ी के H, जैसे कि हम देखते हैं ना अंग्रेज़ी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल जो कि H के आकार के भांति दिखते थे, जिस तरह के 9 कमरे थे, 9 क्लासरूम्स, और वो भी H के शेप की स्कूल। दाईं ओर पहला कमरा यानी राइट साइड फर्स्ट रूम में हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का कमरा था। यानी राइट साइड में हेडमास्टर कौन थे उनके? मदन मोहन शर्मा। मदन मोहन शर्मा जी कौन थे? उनके हेडमास्टर थे। उनका कमरा राइट साइड में फर्स्ट कमरा था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी, यानी बेल, जहाँ पर रिंग होती थी स्कूल बेल, उनके कमरे के बिल्कुल सामने लगी रहती थी। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना, जबकि स्कूल असेंबली हुआ करती है, उस प्रार्थना के समय वो बाहर आते और सीधी कतारों में ख़त के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। यानी जैसे हेडमास्टर उनकी रूम से, ऑफिस रूम से बाहर आते और असेंबली में खड़े छात्रों को लाइन से खड़े हुए देखते, तो वो जो कि वेटिस्ट थे, देखने में गोरे चिट्टे थे, तो उनका चेहरा खिल उठता था। यानी खुश हो जाते थे कि इतने डिसिप्लिनरी मैनर से ये लोग खड़े रहते थे।
सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े रहते, यानी सारे के सारे टीचर्स जो थे अध्यापक उन छात्रों के पीछे वाली लाइन में वो भी लाइन बनाकर खड़े होते थे पीछे की तरफ। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी यानी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े ये देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। देखो अब ये प्रार्थना का समय है, हेडमास्टर बाहर आ रहे हैं और सारे के सारे लाइन्स कतारें ने लाइन में खड़े हुए देखकर खुश हो रहे हैं और सारे अध्यापक उन लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके लड़कों के पीछे खड़े हैं, लाइन बांधकर टीचर्स भी खड़े हुए हैं। केवल कौन? मास्टर प्रीतम, पीटी मास्टर, पीटी यानी फिजिकल ट्रेनर जो है, पी मास्टर्स जो कि आप सब लोग भी पी टीचरों से डरते हो, है ना, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट रहते हैं। कौन है? प्रीतम चंद। प्रीतम चंद कौन? पीटी यानी पी मास्टर। केवल पीटी मास्टर ही क्या करते थे? लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यानी लड़कों की लाइंस के पीछे खड़े होकर ये देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं हुआ है, कौन डिस्टर्ब है करके वो देखा करते थे। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, यानी पीटी मास्टर से होते हैं स्ट्रिक्ट, यानी कि वो पूरा डिसिप्लिन सिखाते हैं, यानी कि वो देख रहे हैं कि कौन सा लड़का लाइन में डिस्टर्ब कर रहा है, लाइन को टेढ़ी मेढ़ी कर रहा है करके, ऐसा जो देखते हैं ना उनके घुड़की यानी धमकी, घुड़की का अर्थ होता है धमकी, कठिन अर्थ में से घुड़की यानी धमकी, जब वो धमकी देते हैं, या ठुड्डों के भय से, ठुड्डे किसे कहते हैं? यानी पैर की नोक से की गई चोट, पैर की नोक से की गई चोट, जो चोट पहुंचाते थे ना अपने पैरों की नोक से एकदम एड्स पॉइंट फिंगर से जो कि दबाते थे पाँव को, बहुत ही खतरनाक दर्द होता था। तो इसलिए उनके उस डर से पहले और आखिरी लड़का, फर्स्ट बॉय और लास्ट बॉय जो लाइन में रहता था, वो ये ध्यान रखते थे कि सीधी कतार में बने रहने का प्रयत्न करते, यानी फर्स्ट एंड लास्ट बॉय जो लाइन में रहते थे वो अलर्ट हुआ करते थे और ऑब्जर्व करते थे कि हमारी लाइन स्ट्रेट है कि नहीं है, नहीं तो पी मास्टर का भय। सीधी कतार के साथ साथ हमें ये ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो, यानी कुछ डिस्टेंस छोड़ के ही लाइन में लड़कों को खड़ा होना पड़ता था। ये भी ध्यान से देखा जाता था प्रार्थना समय, असेंबली टाइम पे। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक ना कभी किसी ने देखा ना सुना था। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न रहने के कारण सारे सब लड़के पीटी मास्टर यानी प्रीतम चंद से बहुत डरते थे, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ना ही उनके जैसा कोई वहाँ पे था और ना ही कोई आएगा, ना ही कोई है, बल्कि उन लोगों के ध्यान में है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर है। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाँव से दूसरी पिंडली खुजाने लगता तो उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते थे। यानी सपोज़ किसी की टांगों की मच्छर ने काट लिया हो और वो पाँव को उठाकर वो उसको क्या कर रहा हो, इरिटेशन को वो दूर करना चाह रहा हो, तो भी किसी की मजाल नहीं थी। थोड़ा सा भी सिर या पाँव हिला देते तो क्या करते थे, वो बाघ की तरह उन पर झपटा कर देते थे। यानी मुहावरा कौन सा है? खाल खींचना। खाल खींचना यानी बुरी तरह से क्या है? पिटाई करना। खाल खींचना। खाल खींचना एक मुहावरा है, यानी बहुत बुरी तरह पीटना, बहुत बुरी तरह पिटाई करना। खाल खींचना क्या है? एक मुहावरा है। तो वो ऐसा करके भी दिखा देते थे, किसी की भी मजाल नहीं थी कि कोई अपना सिर हिलाए या पाँव हिलाए।
परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। सभी टीचर एक समान नहीं होते, कोई स्ट्रिक्ट रहता है तो कोई सॉफ्ट रहता है, कोई स्मूथ रहता है। इनके विपरीत थे। ये पीटी मास्टर से क्वाइट अपोजिट थे। हेडमास्टर शर्मा जी जो हैं, हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा, ये बिल्कुल अपोजिट थे, उनके उल्टे स्वभाव के थे, उनके एकदम उल्टे नेचर के थे। ये जितने स्ट्रिक्ट थे वो उतने अच्छे थे। वो 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेज़ी स्वयं पढ़ाया करते थे। इन्हें हेडमास्टर शर्मा जी जो हैं 5th and 8th क्लासेस को, 5वीं यानी 5th, 8वीं यानी 8th क्लासेस को इंग्लिश क्या करते थे, हेडमास्टर स्वयं पढ़ाते थे छात्रों को। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। मैंने ये लेखक कह रहे हैं कि हमें तो बिल्कुल याद नहीं है कि वो जब हम 5th क्लास में थे उस समय हम कोई गलती करें या वो हमारी चमड़ी उधेड़ दे। चमड़ी उधेड़ना भी यही मुहावरा है, खाल खींचना, चमड़ी उधेड़ना सेम मुहावरा है। चमड़ी, खाल यानी चमड़ा, स्किन, चमड़ी उधेड़ना, ये दोनों का सेम मुहावरा है। वो बहुत बुरी तरह पिटाई करना, यानी जब लेखक 5वीं कक्षा में थे उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि शर्मा जी कभी भी उनकी चमड़ी उधेड़े हों या उन्हें बुरी तरह से मारे पीटे हों, ऐसा उन्होंने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम हो, यानी कि बुरी तरह से पिटाई करना, मारना, यानी चमड़ी उधेड़ना, ये इनके लिए बिल्कुल एक कॉमन वर्ड बन गया था, जैसे कि सरकारी मिडिल स्कूल का कोई नाम हो करके ये लोग समझते थे। अधिक से अधिक वो गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमज़ोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंसते थे। उसमें भी छात्रों की शरारतें। इन्हें गुस्सा आता भी तो कैसे, हेडमास्टर जी को, शर्मा जी को गुस्सा आता तो भी क्या करते थे, वो सिर्फ चपत इस तरह से आके उस लड़के की गाल को इस तरह से मारते कि इतने से कमज़ोर शरीर वाले छात्र भी क्या करते थे, सिर झुकाकर हंस लेते थे कि हमें तो मार पड़ी ही नहीं। यानी कि कैसा लग रहा है वो चपत, तो यानी वो मार तो हमें भाई भीके की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। यानी हेडमास्टर की मार भी ने इतनी ऐसी लग रही है कि जैसे भाई भीके नाम का आदमी जो नमकीन पापड़ी वहाँ पर बेचा करता था, उसकी पापड़ी जैसी मज़ेदार मार लगती। मार भी कैसी लगती, पापड़ी जैसी, नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती। तब वो नमकीन पापड़ी जो है, पापड़ जो है, वो कब मिलते थे, तब उनके समय में पैसे, 1 पैसा दो तो 2 आ जाया करती थी पापड़, उस समय क्या होता पैसा। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। ये लेखक और उनके साथी जो थे बिल्कुल ही चोर थे, इन्हें स्कूल जाने के लिए पसंद ही नहीं करते थे। इन्हें खुशी से वो लोग कभी नहीं गए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर इन्हें 1st क्लास से लेकर आगे की श्रेणी 4th क्लास तक भी वो लोग सिर्फ 5-7 लड़के ही बहुत खुशी से जाते थे। ये सारे के सारे लड़के रोकर ही आया करते थे। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी स्कूल जो है बहुत अच्छा लगता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते। यानी बच्चों को तो होना चाहिए खेल। अक्सर देखते हैं ना कि क्लासेस में पीई पीरियड जब आता है आपका, तो आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता
है ना, चेहरे तो प्रसन्न रहते हैं। उसी सोच को लेकर बाकी की क्लासेस भी आप लोग एकदम एक्टिव होकर सुना करते हो, क्योंकि नेक्स्ट में खेलने जाना है। वो खुशी में आप लोग थोड़ा बहुत अध्ययन सुनते हो। ऐसा ही इन लोगों को भी कभी कभी स्कूल बहुत अच्छी लगती थी। किस कारण? पीटी होने के कारण। चाहे अध्यापक कितने स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, लेकिन वो पीरियड जो है इनके लिए बहुत ही खुशी देता था। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते, जब प्रैक्टिस स्काउटिंग की होती थी, तो उस समय पीटी साहब जब नीली पीली झंडियाँ लेकर, फ्लैग्स, छोटे छोटे फ्लैग जो रहते हैं, वो नीली पीली ब्लू कलर की येलो कलर की फ्लैग्स जो हाथ में पकड़वा कर 1 2 3 करवाते हैं, तो वो बहुत ही खुशी देती थी। और झंडियाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती है ना। एक्सरसाइज कराने के लिए समय पे आप लोग करते हो ना एक्सरसाइज, 1 2 3 4 करके हाथों को दाएं बाएं ऊपर नीचे जब करते रहते हैं, और हाथों में वो फ्लैग्स हो तो वो हवा के कारण जैसे लहराती रहते हैं। फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। स्काउट एंड गाइड्स यहाँ पर भी है ना, कप्स एंड बुलबुल्स जो भी ये लोग हैं, इनके तो यूनिफॉर्म ही अलग रहता है। खाकी रंग का खाकी वर्दी होती है ना, खाकी कलर का वो जब ड्रेस डालते हैं तो हाथों में इस तरह से झंडियाँ पकड़कर एक्सरसाइज किया करते हैं। तो और गले में इनके जो है, आपने देखा होगा स्काउट एंड गाइड का यूनिफॉर्म जो कि पुलिस वाले जो पहनते हैं, वो भी तो खाकी रंग का ही होता है। और गले में जो है 2 रंग वाले 2 कलर्स ऑफ रुमाल लटकाए प्रैक्टिस करते थे। हम कोई गलती ना करते तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। इन्हें एक्सरसाइज करते समय एकदम एक्टिव होकर खुशी से करते हुए कुछ भी कोई भी गलती नहीं करते तो उन्हें क्या अवार्ड मिलता था? शाबाश, यानी कि बहुत अच्छा कर रहे हो करके। वेल बिगनिंग अगेन 1 2 3 3 2 1। तो वेल बिगनिंग, चलो फिर से शुरू करते हैं, अच्छी सी शुरुआत। फिर 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज में के सभी तमगे जीत लिए हों। सिर्फ एक शाबाश, एक जो इंस्पिरेशन वर्ड जो है शाबाश का, ये सुनते तो ऐसा लगता कि इन्होंने सब कुछ जीत लिया हो। तभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से भी हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुडों का, यानी गुड का बहुवचन गुडे, गुडों से अधिक मूल्यवान लगने लगती। यानी सभी मास्टरों की ओर से, जो कि गुड, वेरी गुड, जब अच्छी हैंडराइटिंग हो तो डालते हैं ना गुड, वेरी गुड, और बच्चे हमने देखा है कि वो गुड जो है काउंट करते रहते हैं, और उन्हें और गुड मिले और वेरी गुड मिले, इसके लिए वो लोग और भी अच्छे से अच्छे लिखने का वो अभ्यास करते रहते हैं। तो इसी तरह से वो गुड जो किताबों में लिखा जाता था, ये शाबाश का शब्द भी उसे कम नहीं था, बहुत ही उसकी वैल्यूएबल वर्ड लगता था वो। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। यानी कि इसलिए वो खुश हो रहे कि जब वो सख्त मेहनत से हार्ड वर्क करके जो पढ़ाई किया करते थे, उससे भी पीटी साहब की डिसिप्लिन जो सिखाते थे ना, वो उसमें रहकर उनकी प्राप्त की गुडविल, उनकी शाबाशी, वो सम्मान, वो उनके लिए बहुत बड़ी थी। परंतु ये भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। जैसे पीटी मास्टर जितने भी स्ट्रिक्ट ना हो, कितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, उनकी बस एक शाबाशी क्या थी, इनके लिए बहुत कुछ थी। जैसे कि उन्हें ये एहसास रहता, उन्हें ऐसा फील, ऐसा महसूस होता था कि गुरुद्वारे के भाई जी कथा करते समय, जब गुरुद्वारे में जब वहाँ के भाई वहाँ के जो प्रेयर करते समय वहाँ की जो कथा सुनाई जाती है, उनके सती गुरु के भय से ही प्रेम जागता है। मतलब इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी उनकी एक शाबाशी क्या है, हमें उनमें चाहत लगाव पैदा कर देती है। सती गुरु यानी सतगुरु। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति भी क्या होने लगी, इनका प्रेम उमड़ने लगा।
ये ऐसा भी है कि आपको रोज़ फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो ये चमत्कार सा लगने लगता है। यानी हम जिसे भी जितना भी मारो, जितना भी डांटो, वो उसके कुछ अच्छे काम पर हम उसको शाबाश कह देते हैं तो उसके लिए क्या हो जाता है, ये चमत्कार से एक मिराकल लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती, तो इनके साथ भी ये वही मिराकल हुआ, जैसे कि एक शब्द जो है वो इनका जीवन बदल डाला, वो है शाबाश। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हर वर्ष एवरी ईयर जब हम नेक्स्ट क्लास को प्रमोट होते जाते थे तो उन्हें ओल्ड बुक्स यानी पुरानी उनकी पुस्तकें भी तो मिला करती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। हेडमास्टर जो है बहुत मेहनती हुआ करते थे उस समय के लोग, यानी कि एक लड़के के घर जाकर भी ट्यूशन क्लास करते थे। वे धनाढ़ लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। यानी उनका लड़का यानी कि लेखक से 1-2 साल उम्र में एज में बड़ा होने के कारण क्या होने लगा, वो एक श्रेणी एक क्लास लेखक से आगे रहा। हर साल अप्रैल में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। यानी कि लेखक जो हैं वो उनसे आगे था तो इसलिए हेडमास्टर जो थे उसकी पुस्तकें ले आया करते थे, ओल्ड बुक्स उसकी। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि लेखक के घर वालों को किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, पढ़ने या पढ़ाने में। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट, रुचि। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपये में आ जाया करती थी। देखो वो दौर था, 1 रुपये या 2 रुपये में टेक्स्ट बुक्स मिल जाया करती थी। यानी तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती। यानी तब जब 1-2 रुपये में आ जाया करती थी बुक्स, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई 3री-4थी श्रेणी में ही छूट जाती थी। वो भी उनके लिए कॉस्टली थे। यदि उतना कॉस्ट है करके शायद पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो सकती थी उस समय। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। यानी कोई जूनियर सीनियर जो रहते थे ना, उनके बुक्स एडजस्ट करके पढ़ लिया करते थे। कापियाँ, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दावात, इंक में भी मुश्किल से 1-2 रुपये साल भर में खर्च हुआ करते थे पूरे ईयर में। यानी कि पूरे साल भर में कितने रुपये खर्चा होते थे, मुश्किल से विद ग्रेट डिफ़िकल्टी 1 or 2 रुपीज़ जस्ट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। परंतु उस ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। यानी उस समय की 1 रुपये ही जो थी बहुत ही कॉस्टली थी वो। आजकल के ज़माने में हम यही देखकर बड़े हैरान हैं कि कितना महंगा ज़माना है, और सोचते हैं कि 1 रुपये में मिल जाती है तो हमें हैरानी होने लगती है। बट उस समय जो है वो भी बहुत ही मूल्य, उस रकम की भी बड़ा मूल्य था। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता। देखो 1 रुपये में घी, बटर जो क्या कितना महंगा है ना भाव बटर का, तो उस समय सिर्फ 1 रुपये में सेर घी आ जाया करता। और 2 रुपये की 1 मन यानी 40 सेर गंदम, वीट जो है गेहूँ, 40 सेर 40 किलोस ऑफ वीट सिर्फ 2 रुपये में 1 मन मिल जाया करती थी। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते थे। हमारे 2 परिवार में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। इसलिए बड़े बड़े अमीर जो रहते हैं, रिच पीपल, सिर्फ उन्हीं के बच्चे स्कूल जाया करते थे उस समय। और लेखक के घर में, इन लेखक के परिवारों में से लेखक ही पहले लड़के थे जो स्कूल आने जाने लगे थे। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का, न्यू क्लासेस को जाने का ऐसा चाव, ऐसा इंटरेस्ट किसी में भी हम फीलिंग्स वो नहीं देखते थे, वो जोश, वो खुशी वो नहीं देखते थे जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते।
इन्हें कुछ लड़के तो बहुत ही एक्साइटेड होकर क्यूरियोसिटी से कहते थे, बट इनमें वो चाव नहीं थी। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। यानी कि जो पढ़कर छोड़ दिए गए पुस्तकों की गंध को लेकर पर ये बहुत ही उदास हो जाया करते थे लेखक, बहुत ही सैड फील करते थे। क्यों? रुपए का भाव उस समय खर्च से ज़्यादा, और इसलिए नहीं खरीदने की इनमें योग्यता नहीं थी, तो पुरानी किताबें से ही काम चला लिया करते थे। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया कि क्यों उदासी होती थी उसकी गंध को लेकर, उसकी स्मेल जो रहती थी उन बुक्स, पुरानी बुक्स को लेकर वो क्यों उदास होते थे, उनको क्या है समझ में नहीं आया। परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, यानी साइकोलॉजी की जो मुझे अब इन्फॉर्मेशन आजकल जो मुझे मिल रही है, इस आरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। इन्हें नेक्स्ट न्यू क्लासेस में जब प्रमोट होके जाएंगे तो वही पुराने टीचर्स आया जाया करेंगे, वो जो ऑलरेडी मार पीट चुके थे उनका डर जो समा गया था, कुछ टीचर्स का डर बैठ जाता है मन में कि कहीं ये टीचर नेक्स्ट क्लास भी आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा करके, ऐसा मन में डर जम जाने के कारण ही इन्हें उदासी होगी करके अब समझ में आ रहा है लेखक को। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वो होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। यानी एवरी ईयर तो नए टीचर्स नहीं आया करते थे, है ना। सभी तो नए ना होते, ऑल द टीचर्स वर नॉट न्यू, परंतु 2-3 टीचर्स तो हर साल ही वो होते जो कि हमें पिछली कक्षा में पढ़ाते थे, वही 2 या 3 टीचर्स कंटिन्यू होते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हों। यानी कुछ ऐसा भी भावना थी, यानी कुछ टीचर्स के मन में, कुछ टीचर्स को पता चल जाता है कि ये छात्र बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही पढ़ने में ये अच्छा है, तो अधिक अध्यापक मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते थे, एक साल में ऐसा एक्सपेक्ट करते थे कि ये सबसे हरफन मौला हो, ये बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो करके एक्सपेक्ट करते थे। हरफन मौला यानी विद्वान, विद्या में एकदम माहिर है, यह परफेक्ट में बहुत ही स्टडीज़ में बहुत अच्छा बच्चा है करके पुराने जो टीचर्स रहते हैं वो जान लिया करते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में कैसा है। हरफन मौला, हरफन मौला का अर्थ क्या है? विद्वान हो, जैसे कि स्कॉलर हो, पंडित हो। हरफन मौला का अर्थ क्या है? हरफन यानी विद्या में माहिर, विद्या में माहिर हो, माहिर यानी परफेक्ट हो, टैलेंटेड है बच्चा करके। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हें टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, ये अच्छा पढ़ेगा, ये हाईएस्ट स्कोर करेगा करके एक्सपेक्ट करते हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो समझो चमड़ी उधेड़ जाएगी। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। बस यही कारण था टीचर्स से भय पाने का कि यदि वो जानते थे कि हम पढ़ाई में कैसे हैं और यदि हम अच्छा नहीं पढ़े, अच्छा स्कोर नहीं किए तो हमारी चमड़ी उधेड़ी जाने, मतलब हमें मारपीट पड़ती थी। इसी कारण क्या होता था, किताबों से कॉपियों से जो भी गंध आती थी वही गंध लेकर जब ये 10-15 गज इन्हें मील की दूरी पर से भी उनके कमरों तक आते थे, स्कूल के क्लासेस को आते समय रास्ते में जो भी उन्हें ट्रीज मिलते थे उनसे आने वाली स्मेल भी लेकर वो क्या करते थे, बहुत उदास हो जाया करते थे। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। इन टीचर्स को, अध्यापकों के बारे में सोचो तो मन में उदासी छाई हुई थी, कहीं मारपीट ना खानी पड़े।
डांट ना खानी पड़े करके ये भय समाया हुआ था। लेकिन एक दो रीज़न्स थे, एक दो कारण हैं जिनसे स्कूल अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद, कौन है मास्टर प्रीतम चंद? पीटी का मास्टर। जब हम स्काउटों को परेड करवाते, स्काउट एंड गाइड्स का समय उनका पीरियड आता तो वो परेड करवाते, तो लेफ़्ट राइट की आवाज़ या मुंह में ली विजिल से मार्च कराया करते थे। फिर राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। बस यही कारण सोचकर स्कूल जाने के लिए फिर मन करता और खुश हो जाया करता था। यानी कि टीचर जितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, बस उनकी ये स्काउट एंड गाइड के टाइम की जो एक्सरसाइज कराई जाती थी, उस समय की जाने वाली एक्सरसाइज लेखक और उनके साथियों को बहुत खुश कर देती थी। जैसे कि एक्सरसाइज सब तो करते हैं ना, राइट टर्न, लेफ़्ट टर्न, अबाउट टर्न, क्विक मार्च, लेफ़्ट राइट, ये सारी की सारी चीज़ें देखकर बूटों की एड़ियाँ जो कि दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज़ें सुनकर बहुत मन प्रसन्न होता था। ऐसा लगता हो कि फौजी जवान हो। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, इन्हें उस समय जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकेनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। यानी कि ये दौर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा, इनकी किंगडम का जो राजा था, अंग्रेज़ों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था उसको। 1923 में अरेस्ट कर लिया गया था और तमिलनाडु में जो कोडाईकेनाल में है जो तमिलनाडु, वहाँ की जंग शुरू होने से पहले ही क्या हो गया था, उसका देहांत हो गया था, यानी कि वो मर गया था। उस राजा का बेटा, इन्हें वो जो राजा था जिसको अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, वो तमिलनाडु में रहे कोडाईकेनाल, जब वहाँ पर जंग शुरू हुई थी तो उस समय उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था। उसका बेटा जो था राजा का, कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था। विलायत ने एब्रॉड, फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा था। इसलिए हमारी देसी रियासत में भी अंग्रेज़ की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांव से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। जबरन उसका अर्थ है बलपूर्वक, ज़बरदस्ती। जबरन यानी ज़बरदस्ती, बलपूर्वक। ठीक है बच्चों, यानी कि जो उस समय जिस राजा का देहांत हुआ था, उसका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। इसलिए हमारे देसी रियासत में भी, यहाँ के देश में रहने वाली रियासत, किंगडम जो ये लोग हुआ करते थे, अंग्रेज़ की ही वहाँ पर क्या थी, हुकूमत चलती थी राजा के ना होने के कारण। तो अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांव में ज़बरदस्ती भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते, नौटंकी ड्रामेबाज। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फ़ौज के सुख आराम बहादुर के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। यानी रात का समय था, जो कि ड्रामे नौटंकी नाटक करने वाले, ड्रामा करने वाले क्या करते थे, रात में, यानी दिन में तो इनका डर था, भय था अंग्रेज़ों का। ये सोचकर रात के समय में ये लोग शामियाने लगाकर, यानी टेंट्स वहाँ पर डालकर क्या करते थे, फ़ौज के